रात फुर्तीली बंदरिया थी और कायनात की अशिया राख का ढेर। एक पेड़ से उछलकर दूसरे पर झूलती यूं गहरी तारीकी फेरती जा रही थी। गोया हिलाने पर हर चीज सुरमई धूल धरती पर ढेर कर देती हो। और जमीन का भूरा प्याल जब पूरी तरह इस स्याही से अट गया तो हाकिम के घरों के रोशनदानों से जर्द मदकूक हयोले दो शाखा जुबानों की तरह लहरा रहे थे। मौसम गर्मा के बावजूद बिजली बहुत तंग करती थी। कुछ वो खुद बिजली तंग खर्च करते थे, इसलिए बगैर पंखे के ताजवर हाथ के पंखे से हाकिम को और खुद को हवा दे रही थी। जब हाकिम ने किसी सोच से उबरते हुए लब कुशाई की, तुम अपने जेवर अम्मा को दे दो, वो मांग रही थी। ताजवर का हाथ लम्हे भर को थम गया, फिर उसके अंदर से आवाज आई, मेरे जेवर? लेकिन अम्मा ने मुझसे तो ऐसी बात नहीं की। तुमसे क्यों करती? क्या मैं मर गया हूँ? अपने जेवर निकाल कर अम्मा को दे दो, वो सदाम भाई की बीवी के लिए दे आएंगी। दिन ही कितने बाकी रह गए हैं और खर्चा भी इतना हो रहा है कि अब इन्हीं जेवरात से काम चलाया जाएगा। वो कुछ एतराज करेंगे, लेकिन बताने की जरूरत क्या है, बात की बाद में देखी जाएगी। हाकिम ने हुक्म सादिर कर दिया और ताजवर ने चुपचाप मान भी लिया। चंद सानिये बाद कुछ सोच कर बोली, लेकिन वो जेवर हाकिम, मेरा मतलब मैं किस चीज की बहस कर रही हो? हाकिम के लिए उसकी इजाफी बात तहय्युर ज़दा करने जैसी थी। क्या वो तुमने पहनने हैं? कहाँ जाना है तुमने पहनकर? जिसको जरूरत है उसको दो। उसके सख्त और दो टोक लहजे पर वो उसे देख कर रह गई। हाथ मुतहरिक रहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जेवरात जन्नत मकीन अम्मा की निशानी है, मैं दे दूंगी चच्ची को, बस वो दिली लगाओ है ना। तो जज्बाती होकर उसने सर झुका दिया। हाकिम के लिए तो पहले ही ये जिक्र करवाहट का सबब बनता था। तुम्हें तो हमारे अलावा हर बेजान चीजों से लगाव हो सकता है, बस कभी अपने घर के लोगों को कुछ नहीं समझना। उस लड़की ने खा नहीं जाना तुम्हारे कीमती जेवरात को। जब इस घर में आ जाएगी तो कर लेना वापस, या कहो तो ऐसे ही खाली हाथ मुंह ले उसको, ताकि वो जग हंसाई बाकी रह गई है उसकी कमी यहाँ पूरी हो जाए। उसका सर्द तेज लहजा बुरी तरह चुभने लगा और हाकिम ने पंखा उछलता हाथ भी रोक दिया था। आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं? यहाँ सब लोग खुद कौन सा अमीरों में शुमार होते हैं कि हम पर हंसेंगे, और आप तो अपनी इस्तात से भर कर रहे हैं। इस दौर में ये काम तो नहीं है। मैं सुबह अम्मा को अपने जेवर और कुछ कपड़े भी निकाल दूंगी, मेरी जरूरत से ज्यादा थे, इस्तेमाल ही नहीं किए। उसने रसानियत से जवाब दिया और हाकिम ने अब की बार खामोशी इख्तियार की। शायद उसका गुस्सा ठंडा हो गया था और ताजवर कह भी तो दुरुस्त रही थी। हाकिम ने जितना खर्चा सदाम की शादी के लिए कर लिया था वो किसी से ढका छुपा तो नहीं था। वो चीजें जिनकी जरूरत भी नहीं थी, और पकवान भी बड़े गोश्त के साथ चावल। फिर तकरीब भी एक ही दिन नहीं थी। बारात की वापसी पर खाना खिलाकर फारिग कर दिया जाता। अमूमन यही होता था कि दिन को रुखसती करवा कर उसी दिन वलीमे और बारात का एक ही खाना। अगर वलीमे का नहीं भी तो वलीमा जरूरी नहीं समझा जाता था। अब जबकि रुखसती शाम के वक्त थी, रात को जागा और अगले दिन वलीमा। हाकिम ने भले कहीं से कर्ज भी लिया था तो घर में किसी को गर्ज नहीं थी, खुद ना सदाम को ना माँ बहनों को। ताजवर को जरूर फिक्र होती थी, लेकिन एक तो उसकी सुनी कहाँ जाती थी और दूसरा वो कहने का सोच भी नहीं सकती थी, और जवाब में हासिद कहलवाती या ये कि जल भुन रही है। शायद उनका इरादा भी यही था कि अपनी शर्मिंदगी भी मिटे और ताजवर को पछतावा भी हो। जबकि ताजवर जानती थी कि उन्होंने शकीला के लिए खाला की तैयारियां देखी ही कहाँ होंगी, और ताजवर के लिए तो ये चीजें इंतहाई सानवी हैसियत रखती थी। जर्द लहराते हयोलों को कुछ देर तो खामोशी तकती रही, फिर हाकिम ने सकूत के इस तारी जमूद को अपनी इस बात से तोड़ दिया। तुम्हारे अब्बा मेरे पास आए थे तुम्हें इजाजत देने की मिन्नत करने। मैंने तो साफ कह दिया कि जो ताजवर की मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। उसका लहजा सरसरी सा था। ताजवर धीमे से बोली, जो आप चाहें, मैं खुद से क्या कहूँ। हाकिम जरा सा मुस्कुराया, उसे लुत्फ आया था। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हें मालूम ही है कि सदाम का उसी दिन निकाह है, फिर मैं उसे छोड़कर वहां क्यों जाऊंगा जिनसे सारे वास्ते खत्म कर चुका हूँ। अलबत्ता तुम आजाद हो और तुम्हारे तो रिश्ता भी निकलता है, तो नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। अब्बा भी ऐसा नहीं चाहेंगे।
फिर आपने जो कहा था कि ताजवर ने बात अधूरी छोड़ दी। अब तक तो वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि हाकिम किस वक्त क्या सुनना चाह रहा होता है। तुम्हारे अब्बा ने कहा वो तुमसे नहीं मिलेंगे, मर्दाने में रहेंगे। हाकिम उसके तासुरात का जायजा ले रहा था, हर बात के उतार चढ़ाव पर गौर, महफूज कुन मुस्कान। इससे अच्छा नहीं है कि वो अपनी बेटी को अपनी दुआओं के साए रुखसत करें। ताजवर ठंडी सांस भर कर रह गई। देखो, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मैंने पूरे दिल से कहा कि वो तुम्हें ले जाना चाहें तो ले जाएं, बस फिर मुझे तो कोई एतराज नहीं तुम्हारे वापस आने पर। वहाँ हाँ, अगर वो एतराज ना करे। अब सोचो, जिस बंदे ने जरा इसी बात का पतंगर बनाकर कि मेरा भाई किसी औरत के साथ है रिश्ता तोड़ दिया, वो अपनी ही बेटी को निकाह टूट जाने पर सारी जिंदगी ऐसे ही कैसे रहने दे सकते हैं मेरे साथ? बहुत उसूलों वाले और नेक परहेजगार है ना। हाकिम ने चिच चिच वाले अंदाज में तासुफ जाहिर किया, दोस्ताना तर्ज में कहा, मगर ताजवर को लगने वाला धचका बड़े जोर का था। अब्बा से ये कहा आपने? वो सदमे से चूर हो गई। हाँ, वो तकिया सीधा करके चारपाई पर दराज हुआ। वो जख्मी निगाहों से अपने शोहर को देख रही थी, जिसकी गलीज बात ठंडे लहजे में लिपटी उसे पसीना पसीना कर गई थी। उसकी नफरत की कोई इंतहा भी थी। इस बात का ताल्लुक उसकी बीवी से था, मगर वो इतनी कराहियत आमेज बात अब्बा से कर आया था जैसे किसी फर्जी दास्तान के बेमोल किरदार का जिक्र हो। वो बार बार जलील होकर भी उसकी इज्जत कर रही थी। क्या उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं थी? बोलो, चुप क्यों हो गई? तो तुम इनकार कर रही हो? हाकिम के इत्मीनान में कोई कमी वाकया नहीं हुई। ताजवर ने मुर्दा लहजे में जवाब दिया, जी। शाबाश। हाकिम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब कर लिया, और ये ताजवर थी जिसकी सारी खूबसूरती अपने अंदर के होल में सिमट कर छुप गई। उसने पहले सांस रोक लिया और फिर उसके पत्थर से बाजू पर सर टकाते हुए आंखें बंद की। जिंदगी जहाँ बेमुहब्बत से इज्जत की भूखी होकर काटनी हो, वहाँ वो कटती नहीं, तुंद आले से काटने लगती है। तो जिक्र है पक्के मकानों वाली बस्ती के कच्चे घर के मकीन का। करम इलाही नगरे तन्हाई का शिकार था। अपने करीबी रिश्तों को तरसा हुआ, मगर वो भूखा नहीं था। खुददारी कूट कूट कर भरी थी। सबका सबसे बड़ा मसला 2 वक्त की रोटी का था, जो उसे मुनासिब वक्त पर हस्बे मंशा खुराक के साथ अपने पसंदीदा लोगों के हाथों नसीब होता। और ये मसला इतना बड़ा इसलिए भी था कि करम इलाही जैसे तन्हाई के मारे हर मग्ज मतलूनुल मजाज शख्स की गुड बुक में आना आसान काम नहीं था। उसकी मनपसंद खुराक देसी मुर्गे का गोश्त हो और बहुत हो, इतना तो जरूर कि बगैर रोटी के खाए तो रात तक फिर कुछ खाने की हाजत ना रहे। दूसरी चीज चाय, सुबह की बनी हुई बड़ी सी पतली सी चाय वो दिन भर नोश कर सकता था और करता था। बस्ती के घरों में उसके कई रिश्तेदार और कई जानने वाले थे, मगर जितना ये बेमरवत इतना वो कुतराते थे। जुबान का कड़वा था और लहजे में इतनी गर्जो रोब के लोग बात करने से पहले सोचते, ख्वामखा कौन मुंह लगे, राह जाते भी कैसे कहें हमारे घर चलो। बात ये नहीं थी कि वो किसी पर महंगा था, बल्कि खुददारी की बात ही इसलिए है कि कभी उसने सिर्फ इस वजह से किसी के घर का खाना ना खाया था कि उसके पास आज खाने के लिए कुछ मौजूद ना हो। वो चीज अपनी ही खरीदता था। अगर कोई मोहब्बत में कुछ दे जाए तो मुंह पर नहीं मार देता था, लेकिन उसके लिए आपको उसकी गुड बुक में होना अशद जरूरी है। मुर्गे गोश्त के हांडी में इस्तेमाल करने वाली हर चीज वो खुद खरीद कर लाता, घी मसाले से लेकर टमाटर मिर्च तक, और किसी के घर जाकर कह आता कि सालन बनाकर घर पहुंचा दिया जाए। हांडी बना के डोंगा भर सामने पेश कर दिया जाता। करम इलाही खुश होकर दुआ देता, लेकिन रात को कुछ ऐसा हो जाता कि खाने की सारी मिर्चें उसकी जुबान पर चिपकी होती थी। तुम लोगों ने कल क्या मिलाया था मेरे खाने में? तुम सब लोग यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं भी ढीठ हड्डी हूँ, इतनी आसानी से मर नहीं जाऊंगा। तुम सब की नजर मेरी जायदाद पर है। वो गर्ज गर्ज कर गुस्से का इजहार करता और पूरी बस्ती सुनती थी। अब क्या हो गया है करम इलाही? घर का सरबरा जुबान हिलाने की जसारत कर पाता। मुझसे नहीं, अपनी नूह बहू से पूछो। मेरे खाने में चुटकी भर जहर मिला दिया था इसने। सारी रात मैंने कांटों पर बसर की है, घड़ी भर चैन नहीं आया। अंदर भरा इतना जहर भरा था कि मरते मरते बचा। पर मरते मरते बच कैसे गया तुम? पूछने वाला इस इल्जाम पर नहीं, बात पर हैरत ज़दा रह जाता, क्योंकि जहर मुझ पर कम असर करता है। वो तो मैंने उल्टियों पर उल्टियां करके सारा जहर बाहर निकाल दिया, वरना आज तुम सब लोग ईद मना रहे होते। गैजो गजब से उसकी आंखें सुर्ख होती थी।
हंस सुनने पर हंस पड़ते, हंसते हंसते चले जाते। तेरी भी क्या बात है चाचा, जहर तो उल्टियों से निकाल देता है, पर किसी को क्या फायदा है तुझे मारने का, दिमाग पुट्ठा हो गया है तुम्हारा। सब समझता हूँ मैं, तुम सब लोग मिले हो, मेरा मजाक उड़ाते हो। लोग क्या इसका मजाक उड़ाते, वो बातें ही ऐसी करता था। लोग अब उस पर असर नहीं लेते थे, क्योंकि बस्ती का तकरीबन हर घर इस इल्जाम को सह चुका था। सुनकर हंसकर कदम बढ़ा जाओ। कुछ रोज में गुस्सा ठंडा हो जाता तो सब भूल भाल कर फिर से रूटीन दोहराई जाती। बस्ती वालों का कहना था कि उस पर बचपन से ही जिन्नात आशिक थे। उसके हिस्से का सालन बनाते हुए शायद कोई नमक चखने के लिए भी बोटी उठा ली जाती है। तो झूठी हांडी का सालन खाते हुए जन्नात उसे अजियत पहुंचाते हैं, उसकी तबीयत बिगाड़ देते हैं। गांव वालों को ये भूत प्रेत के किस्सों पर आंख बंद करके एतबार था। इस बात पर भी ये जरूर इन्हीं की शरारत होती है। अजीब ये था कि न जाने क्यों जिन्नात ये हांडी झूठी करने वालों की गर्दन नहीं पकड़ते थे। बेकसूर बस्ती वाले थे और गलत कर्म इलाही भी नहीं था। बात महज इतनी थी कि उसे अभी अदराक नहीं था कि उसके साथ ये सब क्यों होता है। और तीसरी चीज जो थी वो हुक्का, बाकसरत, सस्ता और मुयस्सर। इलाके का हकीम उसे हर दफा दवा देते हुए परहेज की तलकीन करके थक गया था। इन तीनों चीजों की ज्यादती इस उम्र में उसकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है, मगर वो उसे खातिर में नहीं लाता था, सिर्फ उसकी दवाइयों को खातिर में लाता था। तुम आज के दौर के आदमी हो, तुम्हें क्या खबर कि इतनी सी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक वो जमाना था कि मेरे बचपन में मेरा प्यो पित्तल के लोटे में दूध भर के नलके के ठंडे पानी में रख देता था और रात को आने पर एक सांस में मुझसे खत्म करवाता था। मैं तो कच्चे अंडे पी पी कर मेलों की कश्तियां लड़ता रहा हूँ। चलो मेरा वक्त जाया मत करो और कोई ताकत की बोतल ड्रिप चढ़ा दो मुझे। रात सारी नींद नहीं आई, कोई गर्मी और तपश, कमजोरी बहुत आ गई है। वो ना जाने कौन से जमाने याद करता रहता था। हकीम तो हमेशा से सर से पांव तक उसे तकता, फिर उन्हीं नजरों को पैरों से उठाकर वापस सर की तरफ लाता, बल्कि चेहरे पर ही ठहरा देता। ओ चाचा, वक्त वक्त की बात है, तब तू पहलवान था तो अब हड्डियों का ढांचा हो चुका है। अब जवानियां नहीं जमनी, बल्कि इसी बुढ़ापे से भी हाथ धो बैठेगा। इस पर करम इलाही इंतहाई बुरा मान जाता था। करम इलाही तो तुम सबको आगे तोड़ कर ही मरेगा। मैं तो बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, तुझे बताऊंगा जरूर पर बुलाऊंगा नहीं। अब देख कैसे मक्कार औरतों की तरह चस्के लेने खड़ा हो गया है। मैं आख्या बोतल चढ़ाएगा या पैसों से हाथ धोने हैं, इस बार 300 से ज्यादा की उम्मीद मत रखना। आखिर में इंतहाई दबंग के लहजे में कहने पर हकीम बेचारा खसिया कर लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ता। दवाइयां उसी में रखी थी। खुद हकीम कौन सा डॉक्टर था, सिर्फ मामूली तजर्बे का डिस्पेंसर। खांसी बुखार के लिए तो गांव वालों के लिए बड़ा मुफीद, पर करम इलाही को छुटाए न छुटा पा रहा था। वो कहता तो ये लगा देता, वो कहता गुलाबी गोलियां दो, ब्रोफिन की गोलियां हाजिर, सफेद सबस या बारीक चमकते कागज वाली, लीजिए डिस्परीन। गोलियां कैप्सूल वो रंगों से ही याद रखता था, सिरप को बोतल शीशियों से। शादी तो न जाने कब होनी थी और कहां, लेकिन सबूत के तौर पर उसने हाल में ही चांदी के जेवरात बना के प्लास्टिक के कागज में संभाल कर रख छोड़े थे। इससे दिल भी खुश करता था और अपनी रंगीन बातों से लोगों का भी। जिन लोगों पर ये मेहरबान होता अपनी जेबें दोनों हाथों से निशावर करता था। फिर करम इलाही पर भी कुदरत मेहरबान हो गई, उसकी गुड बुक में शामिल होने चंदा तशरीफ लाई। मुजम्मिल की मनकूहा चंदा, मजाजदार, खिदमत गुजार और तरहदार। दस्तगीर की आरजुओं को बरलाती खुशियों से मोतर बारात आंगन में उतरी तो जुनून खेज हवा की शोर ने बात बेबात खिलखिलाते और हंसी छुपाए ना छुपाते इस मासूम धूले पर उछाले। सुर्ख फूलों के तूफान की पत्तियों को बखेर कर घर का कोना कोना भर दिया था। वो अगर हवाओं की बग्गी में सवार था तो हवाओं की बागें खाला ने थामी हुई थी। क्या ठाठ थे, क्या तरंग, देखने वाले आश आश कर उठे। वो इकलौती दुल्हन थी, खाला के इकलौते लड़के की। घर को इस कदर सजाया हुआ था कि दिल महसूस करे। दूल्हे का कमरा तो आंखें ठंडी करता ही था। सेज की लड़ियां इतनी कीमती लगती थी कि आज से पहले कम अज कम गांव की किसी शादी पर देखने में नहीं आई थी। फूला फूला बेड का सीना, नक्शो नगार वाली ये बड़ी सी पेशानी के पिछली दीवार आधी से ज्यादा छुप गई। नायाब खुशबूदार लकड़ी से बनी चमचमाती सिंगार मेज, मजबूत चौड़ी और सर उठा
कर देखने पर अपनी कीमत आप बताती अलमारी। बर्तनों को तो बड़ी बूढ़ी औरतों ने हाथों पर बकायदा उछाल उछाल कर वजन किया था कि कितने भारी हैं। जेवरात और अरूसी जोड़ा खाला ने नजर लग जाने के वहम में सबसे छुपा लिया। इन दिनों तो किनारी की झालरों लगे दुपट्टों का दौर था। खाला मोतियों वाले बॉर्डर पर हाथ फेरे जाती और आंखें नम कर लेती। बेटे तो हीरे होते हैं, मैं तो अपनी बेटी के लिए खुश हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने दस्तगीर के लिए हीरो जैसी कंवार लिखी है। इतनी खुश तो शायद मैं बेटे की पैदाइश पर नहीं हुई। हाय मेरी शकीला, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी बहन की निशानी। मैं तो सुरखरू हो गई अपनी बहन की नजरों में। उसकी रूह को कितना सुकून मिला होगा। वो बोलने पर आती तो ऐसी ऐसी बातें किए जाती और वो शक्कर के कलमात मुंह से निकालती कि लोग उनके पागलपन पर हंस देते। रौनक भी खूब रही थी। दूल्हा तो सुनहरा सुनहरा था। दुल्हन की चमक दमक चांद की मानी थी। फिर उसी चांद पर दाग भी नजर आने लगा। गुजरते वक्त के साथ सूरत मुरझाई गई, आंखें मगमूम नजर आई। अम्मा कह रही हैं बाहर जगह बना दी है, तुम्हें बाहर ले आऊं। लड़कियां रौनक लगाना चाह रही हैं। देखो तो लोगों से घर भर गया है तुम्हारा। दस्तगीर की बहन ने दबे लफ्जों में उसे हंसाने की कोशिश की। शकीला ने झुकी गर्दन उठाई और भारी आवाज से मध्यम लहजे में सवाल किया, वो ताजवर नहीं आई? उसे घर भर से गर्ज नहीं थी। अल्फाज अटक अटक कर अदा हुए थे। दस्तगीर की बहन की मुस्कुराहट सिमट गई। वो कैसे आएगी? अच्छा आ जाएगी ना बाद में, अभी तो चलो ना, वो भी कामों में लगी होगी। उसने तसल्ली देनी चाहिए। शकीला ने मायूसी से सर हिलाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा जरी, मुझे बहुत उदासी हो रही है। ऐसे नहीं करोगी तुम, ताजवर को ले आओ। बेबसी से आंखें भर आई, होंठ कपकपाने लगे। अच्छा कहती हूँ मैं मौलवी खालू को, लेकिन यूं जिद मत करो ना, वक्त काफी हो गया है। निकाह के लिए आ जाएंगे अभी। निकाह? शकीला ने कुछ ऐसी नजरों से जरी को देखा कि वो गड़बड़ा कर रह गई। हाँ निकाह, तुम्हारा निकाह होने जा रहा है ना? जरी ने उसे आगाह किया, जैसे वो इस लफ्ज से बेखबर हो, कोई अनजान बच्ची। उसका अंदाज भी तो ऐसा था गोया पहली बार ये लफ्ज सुन रही हो। नहीं होने जा रहा। आवाज में गुस्से का अंसर झलका। मैं निकाह नहीं करूंगी उस वक्त तक जब तक ताजवर नहीं आ जाती। ताजवर का यहाँ होना मेरे लिए जरूरी है। जाओ। लहजे में सख्ती थी। बेबसी से मचलती तुरशी। जरी बे इख्तियार सीधी हुई थी। शकीला मेरी बहन। जरी के चेहरे के नकूश परेशानी की बेतहाशा धूल से मिटने लगे। बहार की नारंगी शाम ठंडी छाया में लिपटे पहरों के बीच डेरे पर बैठकर खिजर ने शुमाइला के रवां नावल की नई किस्त खत्म की और उसका इख्तिताम इस मोड़ पर हुआ कि जैसे प्यासा कुएं के पास चल कर जाए और पानी लबालब भरा होने के बावजूद 1 माह तक उसे ना पीने पर पाबंदी लगा दी जाए। एक गहरा सांस फिजा के सर्द करते हुए उसने तजस्सुस को अपने दिल में दबाया और दिल मसवस कर फौरन मोबाइल निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट से एक नाम तलाश किया, फिर मुस्कुराहट दबाते हुए एक मैसेज टाइप किया। अगर आप मसरूफ नहीं तो 5 मिनट के लिए कॉल कर सकता हूँ। मैसेज सेंड करके उसने अपने दोनों कसरती बाजुओं का हिसार बनाकर महफूज अंदाज में सर के पीछे दिया और हल्का सा नीम दराज होकर इंतजार की कैफियत से गुजरने लगा। उसने ट्राउजर पर टी शर्ट पहन रखी थी और आरामदेह हुलिये में था। चेहरे पर थकन के आसार की बजाय ताजगी थी। उसकी सोच कई रस्तों से भटकती हुई शुमाइला तक जा पहुंची। चंद सानिये बीते कि मैसेज के जवाब के बजाय शुमाइला कॉलिंग मोबाइल स्क्रीन पर चमकने लगा। खिजर ने उमड़ती हंसी के दरमियान उचक कर मोबाइल उठाया, कान से लगाया। मैंने ये पूछने के लिए कॉल कर ली, आपकी ये 5 मिनट की कॉल कितने वक्त पर मुहित होगी? शरीर सी शुमाइला ने मुंतजिर से खिजर को हंसाने पर मजबूर कर दिया। उसके मूड की खुशगवारियत ठंडी शाम के नारंगी रंगों से ज्यादा खुशकुन थी और भली भी। ताजवर के दिल की बेकली ऐसी भरती जा रही थी जैसे जैसे घर में भरता मेहमानों का हिजूम, उंगलियां चटखाती, लब काटती वो आने वालों का बेदिली से मगर कदरे मुस्कुरा कर इस्तकबाल कर रही थी। सलाम करती, हाल पूछती, मगर दिलो जहन तो कहीं और अटका था। इस सरसब्ज शादाब सेहन वाले घर में जहां उसकी बहन की बारात आई बैठी थी। तुम लोगों को भी क्या सूझी एक ही दिन बारात ले जाने की? अब तुम्हारा यहाँ रहना भी जरूरी है तो उधर
एक खातून ने ताजवर को दुआ देते हुए इतनी सी बात की तो ताजवर ने सर हिलाते हुए उसकी अंदाज में कुछ खोजने की कोशिश की। बात कोई इतनी भी तो ढकी छुपी नहीं रही थी ना। शकीला दुल्हन बनी होगी, उसे तैयार करने में मदद किसने की होगी? उसने सोचा तो दिल भर आया। वो हद से ज्यादा उदास हो रही थी। खाला की खुशी तो देखने से ताल्लुक रखती होगी, कितनी आरजू थी उन्हें। और शकीला दस्तगीर की जोड़ी किस कदर प्यारी लग रही होगी। मेरे बारे में सब पूछते होंगे। तरह तरह की सोचें उसका खून चूस रही थी। ताजवर पीली सी पड़ती जा रही थी। ताजवर, किन सोचों में गुम हो? नीलम की तेज आवाज उसके आसपास कहीं से सुनाई दी। वो किसी चीज के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। जल्दी जल्दी का शोर, बस्ती के लोगों का दोनों तरफ आना जाना था। कोई वहाँ मौलवी हयात के घर से होकर यहाँ आ रहा था तो किसी को यहाँ हाजिरी देकर वहाँ जाने की जल्दी थी। ताजवर ने बेख्याली में कई जवाब लोगों की समातों के नजर किए, मगर वो खुद अपनी आवाज सुनने से कासिर रही। मैं क्या करूं? अपनी बेचैनी कम करने के लिए उसने अपने हाथ जोर से रगड़े। दिल थामे कि किसी जिद्दी बच्चे की मानिद हमक हमक कर उसी कूचे की और मजा उठाता था। और पैर थे कि अनदेखी जंजीरों में जकड़े थे। अपनी कैफियत से वो खुद भी झंझला रही थी। अंदर ही अंदर खुद के लिए तैश पिनपने लगा। इतनी तरफ तो सुबह तक भी नहीं थी जो अब उसके रगो पै में एक हशर सा बर्पा करने जा रही थी। अगर एक नजर देख आऊं, जहन ने सवाल उठाया। दिल ने जोरों शोर से हमायत की। ताजवर ने होंठों पर लब फेर कर उन्हें तर किया। सूरज तो कब का ढल गया था, रोशनी बाकी थी। अगर अंधेरा हो जाता तो, और इससे भी पहले अगर बारात चली जाती तो। लम्हे उसके हाथों से फिसलने लगे और वो उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखती रही। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज हालात कुछ और हैं। अपनी कशमकश और अंदरूनी खलफशार के सामने उसने तब घुटने टेके जब सीने में धुआं भर गया और उसे जोर से खांसी आई। एक नजर, सिर्फ एक नजर। अकेला बाप, बगैर माँ बहन और सहेली के सहारे की तन्हा दुल्हन, जिस मौके पर तसल्ली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गर्म जोश, दिलासा, साथ होने का मान। ताजवर की आंखें उदासी का बोझ सहार न सकी और पानी छिलकाने लगी। देख तो लूं, कुछ करार आ जाए। नहीं चलता हाकिम को पता, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ताजवर ने सख्ती से आंसू नोच डाले। कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। सदाम की बारात लड़की वालों के घर जाने की तैयारियों में थी। उसने एक हतमी नजर सारे पर डाली, पैरों को जूतों में कैद किया और खुद को हरकत दी। थप 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 बढ़ते कदमों की आवाज, हसरत जदा निगाहें, तिश्ना लब आ। हवेली के सबसे कुशादा कमरे की खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। अंदर बैठी शुमाइला बड़ी दिलरुबाई से खिजर की बातों पर मुसलसल निम्मा निम्मा मुस्कुराती नजर आती थी। मैं तो आपकी सलाहियतों का बहुत पहले से कायल हूँ, लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि आप हर दफा नई अरूज पर नजर आती हैं, पहले से भरकर और तवक्का के बरअक्स। आप पर अल्लाह की खास रहमत है। यकीन कीजिए, ये सिर्फ आपका हुस्ने नजर है। जवाब में कलाई का ब्रेसलेट घुमाती शुमाइला ने आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए एक अदा से कहा, जो दूर बैठे खिजर को भी महसूस हुई होगी। खिजर की स्ताइश और अंदाजे गुफ्तगू उसे बुरी तरह सरशार करता था। मैंने तो आपका एक आइडिया रिजवी साहिब से शेयर करना चाहा था और इत्तफाक से उनके अजीज दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। मेरा उनसे कोई तारुफ नहीं था, ना ही सर ने मेरे वहां पहुंचने पर इंट्रोड्यूस करवाया। वो तो तब मुझे पता चला कि उनके ये अजीज दोस्त वही हैं जिन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्ले में शिरकत करनी है और जनाब चैनल से मुंसलिक हैं। फिर उन्होंने आज खुद आपसे राब्ते की ख्वाहिश जाहिर की तो मुझे बगैर इजाजत आपका नंबर देना पड़ा। खिजर कदम कदम उठाता घर की जानिब बढ़ रहा था और इंतहाई मगन अंदाज में उसका सारा ध्यान शुमाइला की तरफ था, जो उसकी वजाहत खामोशी से सुन रही थी। मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के बगैर तन्हा फैसला लेने की आदी नहीं हूँ। उसने दो टोक अंदाज में बगैर झिझके एतमाद से बताया तो खिजर के हंसने की आवाज सुनाई दी। दोस्ती का ये अजीम रूप भी मेरे लिए कुछ नया नया है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों में बेहद मोहब्बत है। मोहब्बतें लिखने वाले मोहब्बतें बांटने में भी माहिर होते हैं। मैं सच कहूँ तो मैंने मोहब्बत को लिखना उसी के वजूद से सीखा है। आप कह सकते हैं कि मोहब्बत के जो शेड्स मैं लिखती हूँ वो उसमें मुजस्सम हैं। शुमाइला ने बहुत मोहब्बत से कहा। वाह, फिर तो यकीनन वो बहुत खास शख्सियत हैं जिनकी गवाही आप दे रही हैं। खिजर ने मुस्कुराहट छुपाते हुए जाहिर किया।
कि वो बहुत महफूज हुआ है। ऐसा ही है, इसलिए मैं उससे बात करके आपको जरूर बताऊंगी जवाब मुस्बत हुआ या मनफी। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने फन को अरूज बख्शना चाहिए? स्क्रीन पर ही फन को अरूज मिलता है क्या? शुमाइला ने शरीर अमेज लहजे में दरियाफ्त किया। खिजर संजीदा हुआ। हरगिज नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को स्क्रीन पर अपना काम दिखाने की जुस्तजू होती है। आपके पास तो मौका खुद चल कर रहा है। ये एक वसी प्लेटफॉर्म है और आजकल दौर भी स्क्रीन का है। मेरी ख्वाहिश है कि आप हर तरह का तजुर्बा करें। आपकी ख्वाहिश मेरे नज़दीक अहमियत रखती है खिज़र साहिब, लेकिन मैं मुर्दा मोहब्बतों की बची निशानियां चुन चुन कर उन्हें दोबारा से जिंदा करने वाली राइटर हूँ। मुझे दुनिया की चुकाचूंद नहीं भाती, ना मैंने कभी अपनी कहानियों में इस दुनिया से कदम मिलाते किरदारों को घड़ा है। इसलिए एक मखसूस खालिस माहौल हमेशा मेरे कलम में सांस लेता रहा है। क्या आप कोई टीवी स्क्रीन उस माहौल का जायका महसूस करा सकेंगी? आपको शायद अंदाजा नहीं कि इस फील्ड में बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, मादम, जो देखने वाली आंख आर्ट के जोर पर जामिद कर देने की सकत रखते हैं। फिर सबसे बढ़कर तो मुझे यकीन है कि बनाने वाले कोई जहमत भी ना करें तो आपके अल्फाज बजाते खुद इतनी जान डाल ही सकते हैं कि स्क्रीन तोड़ कर रख दें। खिजर की बात बगौर सुनती इस सुंदर लड़की की गुलाबी हंसी फूटी तो सोफे के किनारे सर डालते हुए वो खिलखिलाती चली गई। हंसते हंसते उसकी आंखों में नमी आ गई और वो अनजान ही रही कि इस नम हंसी की फुहार में कोई साकत होकर भीगता जा रहा है और भीगता जा रहा है पूरे शौक से, दिल के साथ, बारिश की तेज बौछार में खुद ठहर कर। मुसर्रत अमेज खुशी के बेपाया एहसास ने उसे गुंग कर दिया था। वो शकीला की बारात को अपनी आंखों से देख रही थी। सुलगते दिल पर बरखा की रिमझिम बारिद हुई और मोहब्बत की सौंधी सी महक ने उसकी सांसें मुअत्तर कर दी थी। ताजवर रुक कर कुछ छुप कर दिल थाम कर देख रही थी कि घर के सामने लोगों का झगमटा था। सफेद पोशाकों में मलबूस मर्द, एक दूसरे पर झपटते खेलते बच्चे और शौक लहराते आंचलों में बेफिक्र लड़कियां। कैसा राहत बख्श मंजर था। तमानियत अमेज एहसास। ताजवर की आंखों में नमी फैलती जा रही थी और फिर उजाला निढाल पड़ने लगा। उफकी किनारों पर सफेद बादल पलक की जुम्बश पर यूं बिखरने और फिर उजाला निढाल पड़ने लगा। उफकी किनारों पर सफेद बादल पलक की झुम्बश पर यूं बिखरे मानो बगलों के परों को टुकड़े टुकड़े करके सारे में उड़ा दिया गया हो। कहीं कपास जैसे सफेद झाग के बड़े बड़े देव जमीन पर झुक आए थे। एक पल को लगने लगा कि अभी बरस पड़ेंगे। नहीं, बात क्या हुई होगी भला? ताजवर के अपने देवर की शादी है, निपटा कर आ जाएगी। ससुराली मामला है, मेरी तो अपनी बच्ची है और घर की बात नाराज थोड़ी होंगी। फिक्र ना करो, आएगी। खाला ने अपनी जानने वाली को लंबी चौड़ी तसल्ली करवा के अंदर झांका और तशवीश के आलम में शकीला के पास पहुंची। शकीला, ये क्या बच्चों जैसी जिद बांधी है पुत्र? आवाज धीमी रखी, एक नजर अपने अकब में डाली। कोई औरत पीछे होती अंदर तक तो नहीं चली आई। जिद खाला, शकीला ने एहतजाज किया। मेरी हालत कोई क्यों नहीं समझ रहा? मुझे मेरी बहन की जरूरत है खाला, वो मेरी खुशियों की मुझसे ज्यादा हकदार है। कैसे कहूँ? कुरब से उसने बात ही अधूरी छोड़ दी। कोई समझ ही नहीं रहा था। काजल फैलने लगा तो वो रुख फेर कर बैठ गई। मैं जानती हूँ, मेरी जान सब समझती हूँ, पर वो नहीं आएगी शकीला। हाकिम उसे नहीं आने देगा। बड़ी मुश्किल से सबको सफाइयां दे रही हूँ। क्या मेरा दिल नहीं रो रहा? शरीकों को तरह तरह की बातों का मौका मिल जाएगा। पुत्र, कुछ ख्याल कर। हाकिम तो चाहता यही है। मुझे किसी से गर्ज नहीं कि कोई क्या चाहता है, बस मुझे अपनी बहन को देखना है। क्या मेरे लिए इतना नहीं हो सकता? उसने एकदम खाला का हाथ पकड़ लिया। रोई रोई सूरत, सुर्ख आंखें, खाला का दिल पसीज गया। सुर्ख जोड़े की दुल्हन ऐसी हालत में कितना दिल दिखा रही थी, तो उनका अपना दिल। तेरे दिल पर अब क्या मरहम रखूं मेरी बच्ची, ये मेरे बस में नहीं है। बाहर लोग कान लगाए खड़े हैं। खाला को बातें बनने से कुछ ज्यादा ही डर लगता था। उसे अपने साथ लगाए वो आंसू पोंछने लगी। शकीला का चेहरा साफ किया। ज्यादा सी देर गुजरी थी कि कमरे के मलगजे उजाले में एक तारीक साया मुजहिका खेज हद तक लंबा हो गया। तो पहले खाला ने और फिर शकीला ने उनसे अलग होकर नजरें घुमाकर उस लंबे साए बन जाने वाली परछाई को दरवाजे की समत में देखा।
चौखट में एक वजूद ऐसा था। आप हर हाल में यही चाहते हैं कि मैं ड्रामा जरूर लिखूं, तो ये कोशिश भी करके देख लेते हैं। उसकी हंसी के साज थमे तो शुमाइला ने खुद को कहते पाया, एक तलिस्म सा टूटा था। एक जगह खड़ा खिजर रोबोट की तरह चल पड़ा। मैं आपकी इस कोशिश को कामयाब होता देखूंगा। उसने हौसला अफजाई की, हिम्मत बंधाई। हतमी फैसला तो बहरहाल आपकी सहेली मोहतरमा मलकाए मोहब्बत की मर्जी से जुड़ा है। शुमाइला खिजर की शरारत समझकर हंसी। मलकाए मोहब्बत ही खताब होना चाहिए उसका। हैरत है ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया। खिजर के इस खताब पर सीमी का तस्वुर में रद्द अमल सोचकर उसे गुदगुदी महसूस हुई। चले, हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी। वैसे आपने मोहब्बत पर अपने एक नावल में लिखा था कि मोहब्बत में सुबह नदी का सा बहाव है, चकोर की उड़ान जैसी बुलंदी है, धनक के सातों रंगों की खुशनुमाई एक जगह जलवागर होकर आठवां रंग मोहब्बत है। ये लचक भी रखती है और सरकशी भी, साज भी और सहर भी। गर्ज मोहब्बत को सुरखाब के पर नहीं लगे होते, मगर ये सुरखाब से ज्यादा कीमती और खुशनुमा होती है। खिजर ने उसे पूरा इक्तबास जुबानी सुना दिया और शुमाइला मबहूत सी सुनती रही। उसे याद नहीं था कि उसने ये लिखा और पढ़ा और उसे खुद कैसा लगा था। उसे तो खिजर की आवाज के जीरो बम ने इन अल्फाज के पैराहन में लिपटे मैंने खोल खोल कर बयान कर दिए थे। और ये अल्फाज कहाँ थे? ये तो कैफियत थी जो आश्कार हो रही थी, एक नादीदा बोझ की मानिद दिल पर। मैंने ये सतरें पढ़ने के बाद सुरखाब को देखने के लिए पहली बार इंटरनेट पर सर्च किया और फिर कितनी ही देर उसको देखता रहा था। शुमाइला की खामोशी महसूस करके खिजर ने खुद ही अपनी बात मुकम्मल कर दी थी। शुमाइला ने हस्बे आदत मुस्कुरा कर खुद को इस कैफियत से आजाद किया। क्या बात है, ये तो कहने वाले किसी किरदार ने कह दिया। हमसे पूछिए तो मोहब्बत को सुरखाब के पार नहीं लगे होते, बल्कि ये तो पूरे का पूरा सुरखाब होती है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा शायराना जवाब है, इसमें भी दिलचस्पी रखती हैं। खुशगवार एहसास से खिजर ने शायरी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। गुफ्तगू दूसरे रुख पर बहना शुरू हुई। बहुत खास नहीं, लेकिन कुछ बामैनी शायरी जकर ले तो फिर हाथ छुड़ाना बस से बाहर हो जाता है। फेवरेट शायर? वो मुतबस्सम था। मुझ में फेवरेट इज़म नहीं है। हर वो चीज जो मेरे म्यार पर पूरी उतरती है जरूर सराहती हूँ, फिर वो किसी की भी हो सकती है। ओके, फिर इसी मौके पर कोई नज़म ही सुना दें, नवाजिश होगी। वो जैसे बहाने से उसी फरमाइश के लिए इस रुख पर गुफ्तगू को लाता था। शुमाइला के होंठों को मुस्कान रंगीन करने लगी। नज़म? वो लफ्ज पर जोर देकर सोच में पड़ गई। फिर ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए जो पहली चीज जहन में आई वो आंखें बंद करके गुनगुनाने लगी। आंखों को छू रहे हैं सितारों के नर्म हाथ, पलकों पे आ रुकी है तमन्नाए कहकशां, जुल्फों के तार तार से फूटी हैं मस्तियां, होंठों को चूमती हैं शरारत से चांदनी, पैरों की लग्जिश हैं सुराही की हिचकियां, रस्तों में हर तरफ हैं गुले यास्मीन खुले, खुशबू में क्यों ना गूंद लें किरणों के हार हम, सुनते हैं चांदनी यूं ही बरसेगी रात भर, मुझको पुकारिए तो जरा एहतियात से, ऐसा ना हो कि कांच की दीवार गिर पड़े, मैं ख्वाब के सफर में हूँ आहिस्ता बोलिए। ख्वाब नगर की मलका की धुन ने कांच की दीवार तोड़ी नहीं, वहां तो समा सा ठहर गया था। सुनाने वाली चुप हुई तो सुनने वाला भी खामोश रहा। बाअदब बालिहाज उसकी खूबसूरत लबो लहजे में सुनाई नज़म खत्म हुई, लेकिन वो खत्म ना हुआ जो उनके माबैन ठहर चुका था। और एक पुर इसरार सा तारी सकूत, मैंने खेजी खामोशी, कामिल खामोशी जो कलाम से ज्यादा ताकतवर होती है, लफ्जों से ज्यादा खतरनाक। अल्फाज इजहार कर देते हैं अपना आप अयां करके, जबकि खामोशी जज्बात के तलातु में जज्बाती कैफियत से उठकर सांसों की लय पर बजती है, फिर बजती है तो वजद तारीख करती जाती है। बाहिर नुदरत शुमाइला के रूम के दरवाजे के सामने 1 इंच के फासले पर आ खड़ी हुई थी। उसी कमजोर पड़ते उजाले में हाकिम के चेहरे पर तारीकी का बेतहाशा इजाफा हो गया। जब हमीदा ने हाकिम को झंझोड़ कर आगाह किया, तूने ही कहा था कि वो शकीला तब तक निकाह नहीं कर रही जब तक उसकी बहन नहीं जाने वाली, तो ताजवर नहीं है घर पर। हमीदा के चुबा चुबा कर कहने पर हाकिम को एक पल के लिए समझ में नहीं आया था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। कहाँ गई है ताजवर? उसने सवालिया नजरों से माँ को देखा। जहाँ नहीं जाना चाहिए था, बिना बताए चली गई है। तेरी बीवी अपने बाप के घर बहन की डोली उठवाने। मैं कहती थी ना कि वो तेरे रोब में आने वाली नहीं है, और
वो और ही औरतें होती हैं जो दुनिया तर्क कर देती हैं अपने घर वाले के लिए। लोग बार बार पूछ रहे हैं बारात कब जाएगी, और यहाँ उसने बहुत मलामती निगाहों से बेटे को लताड़ा, जो अपनी बीवी से इतनी बात भी नहीं मनवा सका था। वो तो मुंतजिर थी कि कब कोई तमाशा हो और सुनने में आए कि मौलवी हयात की बेटी ने अपनी सरकशी के हाथों निकाह रुकवाया हुआ है। अब खाक उड़नी थी। ताजवर चली गई। बेयकीनी की इंतहा से उसके अंदर बाहर एक नीली आग भड़क उठी। तपश की हद इस हद तक बढ़ी कि उसके रगों में खून खोलने लगा। कब गई है? अभी तो यही थी, अब नहीं है। अपने खोलन उतार कर हमीदा कुछ शांत हुई। हाकिम ने लफ्ज की अदायगी गैर जरूरी समझी और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। पहला कमरा, दूसरा कमरा, बावर्ची खाना खाली था। वो इतनी ही सरायत से गुसल खाने की तरफ गया तो चेहरा किसी जहरीली चीज के डसने से जामनी पड़ रहा था। गुसल खाना चुप नजर आया। हाकिम ने बाड़े को छान डाला और घर में मौजूद तमाम औरतों पर एक तफसीली नजर भी डाल ली तो ताजवर चली गई थी। वो वहां से ऐसे गैर मौजूद हुई जैसे कभी आई ही नहीं थी। उसे बेखबर रहना था, लेकिन वो बहुत जल्दी बाखबर हो गया था। हाकिम को जो पल पल डसता था वो गुस्सा था और उसका गिरा पूरी कुव्वत से भरता जा रहा था। आज जो कुछ सामने आता, तहस नहस। अब्बा को सामने पाकर शकीला की सिसकियां घुट गई थी। वो कुछ खजालत से खाला से अलग हुई और नजरें झुकाकर आंखें जोर से मीची। कुर्ब दबाया। मौलवी हयात आहिस्तगी से चलते हुए उसके करीब आए। उन्हें बेटे के एहसासात का अंदाजा था, इसलिए उनके अंदाज में खौफगी या अजलत नहीं थी। तुम्हें याद है शकीला, ताजो अक्सर कहती है कि शकीला में बचपना ज्यादा है और समझ कम, और तुम इस बात को लेकर हमेशा मुंह चुराती थी। अब्बा ने नरम दोस्ताना लहजे में बात का आगाज किया तो खाला के होंठों को बेसाख्ता मुस्कुराहट छू गई थी। शकीला ने भी सर उठाया। यह बात बिल्कुल दूसरी है अब्बा। मैं समझ सकता हूँ मेरी प्यारी बेटी, लेकिन क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि तुम्हारी इस ख्वाहिश से तुम्हारी बहन को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? उन्होंने जिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, जैसे वो भी शकीला की साइड थे। शकीला का काजल भरी आंखें सवालिया हुई। उस पर अगर कुछ पाबंदियां हैं तो क्या जरूरी है कि हम उसे इस चीज का शिद्दत से एहसास दिलाएं? उसे अपने फराइज बेहतर तरीके से निभाने का मौका दो शकीला। कम अज कम उसे ये आजादी दो कि अगर वो नहीं आ सकती तो तुम उस पर जोर जबरदस्ती का बोझ मत डालो। वो आना चाहती होगी अब्बा मियाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो वहाँ कितनी तनहा होगी, मगर आप भी जानते हैं कि वो क्यों नहीं आ रही होगी। उसकी आंखों से फिर बूंदे टपकी, कतरा कतरा। ये हम दोनों जानते हैं, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि उसकी अजियत मत बढ़ाओ। वो कितनी बेचैन होगी कि तुम ऐसी ख्वाहिश किए बैठी हो जिसको पूरा करना उसके लिए कितना महंगा है। तुम उसे खुशी दो कि वो तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी खुशियों की दुआ सुकून से तुम्हें भेज सके। अब्बा मियाँ के रसानिया से समझाने पर उसकी हिचकियां थमती जा रही थी। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम अभी माँ की मोहब्बत से आशना नहीं हो पाए थे कि उसकी बात मुकम्मल होने से कबल गला रंध गया, आवाज निकलना बंद हो गई थी। मैंने हमेशा कहा है कि अल्लाह पाक कुछ लेता है तो वो देता भी है, सबर, अजर या फिर इस चीज का मुतबादिल। तुम्हारी माँ बचपन में चली गई तो क्या तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाली बहन नहीं मिली? अब्बा ने मोहब्बत और शफकत से सवाल किया। शकीला का दिल पानी पानी हुआ। और अब वो बहन, कुएं से आवाज आई, अब उसे तुम अपनी बहन समझो। उन्होंने दस्तगीर की बहन जरी की तरफ इशारा किया। क्या ताजवर जैसी नहीं है? अब्बा शकीला ने शिकवा करा निगाहों से उन्हें देखा। क्या सारी जिंदगी यूं ही गुजारनी है कि जिनसे दिल जुड़े हों उन्हें हमेशा दूसरों में तलाश करते रहें? मौलवी हयात ने उसकी गमगीन सूरत देखी और पेशानी अपने शाने से टका दी। उनके सर थपकते हाथ का अंदाज किसी मासूम बच्चे को बहलाने के जैसा था। उसके संभलने से कबल नुदरत दरवाजा धुकेल कर अंदर भर आई तो शुमाइला करंट खाकर सीधी हुई थी। बज़ाहिर कोई गैर मुतवक्का बात नहीं थी। वो बेशुमार मर्तबा उसके कमरे में आती जाती थी, मगर उसके दिल में न जाने कैसा चोर था कि माँ को एकदम सामने पाकर उसका चेहरा फक हो गया था। नुदरत गहरी निगाहों से कुछ खोजती उसके सामने आ रुकी। ये किससे बात कर रही हो तुम? वो सरायत से मोबाइल कान से हटाता देख चुकी थी। उनके अंदाज में ऐसा कुछ नहीं था कि वो घबराती, मगर फिर भी उसे पसीना सा आता महसूस हुआ। किसी से नहीं, वो सीमी थी, उसके अब्बा के फोन पर। शुमाइला ने हत्तुल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने और सरसरी बनाने की कोशिश की, मगर वो उसकी माँ थी।
फोन पर सिमी थी। तो इस वक्त सिमी को फोन पर शायरी सुना रही थी। शुमाइला को सांस दुरुस्त करने का मौका देकर उन्होंने सवाल नहीं किया, बस सादे से अंदाज में उसकी बात दोहरा दी। उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। देखो शुमाइला, मैं सीधी सी बात करूंगी, मुझे कुछ दिनों से कुछ खटक रहा है। ये दोनों बहनों के चक्कर भी मेरे घर में बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गए हैं। तुम दोनों की सरगोशियां भी मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। अम्मी, शुमाइला बरहम सी हो गई। अब यही जानना चाहती है ना? ठीक है वो। उसने लम्हा भर का तवक्कुफ किया, फिर हार मानकर शाने उचकाए। फोन पर अहमद था। उसे इस वक्त शायरी सुनने का शौक चढ़ रहा था। उसके लहजे में उकताहट धार आई। नुदरत बीबी के चेहरे के तासुरात ढीले पड़े। ये नाम सुनकर वो कदरे नरम पड़ गई थी। अहमद उसकी पुप्पो का बेटा था और शुमाइला हमेशा से उसकी दिलचस्पी का मरकज रही थी। ये बात यकीन करने वाली थी। ठीक है, इसमें इतना बुरा मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? उन्होंने हल्का सा डांट दिया। फिर जैसे ख्याल आया, और वो दोनों बहनें? अम्मी, आप बिला वजह फिक्रमंद होती हैं, कोई खास बात नहीं है। शुमाइला अब की बार झंझला सी गई। कोशिश करना, कोई खास बात होनी भी नहीं चाहिए। मैं फिक्रमंद उनको लेकर नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। वो बेलचक अंदाज में कहती हुई चली गई। शुमाइला उनके बाहर निकलते ही फौरन दरवाजा बंद किया और उससे टेक लगाकर सुकून का सांस खारिज किया था। खिजर के नाम पर उसके दिल की धड़कनें फिर वहीं से बेतरतीब होना शुरू हुई थी। सुरमई बादलों की छत तले खड़ी ताजवर कितनी ही देर अपने कदमों पर जामद रही, बेहिसो हरकत, जैसे जम गई हो। उसकी सोचें मुंतशिर होकर उड़ी उड़ी जा रही थी। उसने सोचा था कि वो सिर्फ एक नजर शकीला को देख आए, अपनी बहन की आई अरमानों को, बारात को, मगर अब ना वो हिल सकती थी या वापस पलट सकती थी। इससे पहले कि वो अपना दिल ठंडा करके वापसी की राह लेती, उसे एक वजूद नजर आया जिसने उसको जोरदार झटका पहुंचाया था। हाकिम यहाँ? वो बेइख्तियार ऐसे सिमटी जैसे हाकिम उसे अभी देख लेगा। उसे लंबे लंबे कदमों से जमीन को रोंदते और अब्बा के घर की जानिब बढ़ता देखकर ताजवर को दिल की धक धक अपने कानों में बजती सुनाई दी। नहीं हाकिम, क्या करने जा रहा है? क्या उसे? उसके चिड़िया जैसे दिल में डर और आंखों में सरासिमीगी फैलने लगी। ताजवर कहाँ है? कटीला लहजा, सख्ती से जमी आंखें। हाकिम को आज फिर अपने ससुर का सामना करना पड़ रहा था। ताजवर कहाँ है? मौलवी हयात ने हैरानी ने बात दोहराई। कहाँ है ताजवर? अपने घर, और कहाँ होगी? मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिएगा आप। ताजवर यहाँ आई है। कहाँ है वो? मैं आज इस किस्से को यहीं खत्म करके जाऊंगा। उसकी कराहट इतनी तेज थी कि मौलवी हयात को लोगों के मुतवज्जा हो जाने का खदशा जाग उठा। एक और तमाशा, तुमने ताजवर को यहाँ आने की इजाजत दी? उन्होंने खुद को पुरसुकून रखा। हाकिम को सामने पाकर उन्हें कड़े जब्त के मराहिल अबूर करने पड़ते थे। मैं अगर उसे इजाजत देता तो आपसे पूछने चला आता। हाकिम का दिमाग मजीद घूमा। उसे मौलवी हयात के चेहरे पर मक्कारी नजर आ रही थी। तुम्हें अब भी मुझसे पूछने नहीं आना चाहिए था। ताजवर तुम्हारे अपने घर में है। वो यकीन से बोले। ताजवर मेरे घर में नहीं है। क्या कहा? नहीं है? और अगर वो वहां नहीं है तो वो यहाँ है, और आज मैं उसे यहाँ से लेकर अपने घर जाने वाला हरगिज नहीं हूँ। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब उसे बाहर लेकर आए। उंगली उठाकर अंदर की तरफ इशारा किया। अल्फाज चुबा चुबा कर उनके मुंह पर मारे थे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो हाकिम, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। तुम बाज आ जाओ अपनी शरपसंद फितरत से। मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसलिए बार बार अपने ज़र्फ की चादर वसी करके तुम्हें ढांप लेता हूँ, मगर बर्दाश्त की भी हद होती है। ताजवर मेरी बेटी है, उसकी बहन की शादी तो क्या उसके बाप? मौलवी हयात के कांटेदार अल्फाज हाकिम को औकात दिखाने के लिए बहुत ज्यादा थे। उनके अकब में सफेद कड़कड़ाते कपड़ों में अपनी फतह से सरशार दस्तगीर हाकिम को गुरूर से बैठा नजर आया। वो एक लम्हा मजीद वहां रुकता तो शायद फट पड़ता। आपके ये बड़े बोल इंतहाई मुख्तसर मुद्दत रखते हैं। आज आपकी बेटी आपका टूटा मान लेकर जब आएगी तो इन कुर्सियों को दफन करने के लिए मेरे घर की मिट्टी उसे मुयस्सर नहीं होगी। मैं भी आप ही का भतीजा हूं। हाकिम चंद बातें किए वापस जा रहा था। ताजवर के बेजान पड़ते वजूद में जान पड़ गई। बेइख्तियार सांस में सांस आई थी। अब्बा अंदर की सम्मत भर रहे थे और हाकिम गली मुड़कर अपने घर। वो घर पहुंचा तो बारातियों ने उसका रास्ता रोक लिया। वक्त मगरिब करीब आता जा रहा था और बादलों की चादर उजाले का आखिरी घूंट भी नुगलने वाली थी।
ताजवर कहाँ गई है? सर के शदीद दर्द में उसने कराह कर सोचा, काश कहीं से उसके सामने आ जाती और वो एक ही वार में उसका गला दबा देता। उसे अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। वहाँ वो इतनी बड़े बातें कर रहे हैं और फिर उसे जमीन खा गई कि आसमान निगल गया। शदीद तनाव में उसने जमीन पर ठोकर मारी। ताजवर का कत्ल हर बढ़ते लम्हे पर वाजिब हुआ। हाकिम पुत्र, कहाँ है तेरी बीवी? बारात नहीं जाने क्या, या फिर रात करनी है यहीं? हमीदा ने वहीं से चला कर पूछा। हाकिम पर उनकी तेज आवाज कोड़े की तरह बरसी। आंखें मीची और खोली तो आसमान नजर आया। आसमान, उसे एकदम कुछ महसूस हुआ तो यकबैक सीधा हुआ और बिजली की सी तेजी से वो आगे भागा। थप 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 तेज कदमों से 2-2 3-3 सिमट के जीने तय करता वो छत पर आया और आखिरी सीढ़ी पर जम गया। मेहमानों के इंतजाम से बेपरवाह, निकाह की रस्मों से दूर, सारे हंगामों से परे, ताजवर थोड़ी सी झुकी दीवार में मौजूद सोराखों, जो अमूमन तमाम घरों में डिजाइन के लिए बनाए जाते हैं, झांकती शकीला की बारात देखने में मगन थी। अब्बा के घर में मौजूद लंबे दरख्तों ने सहन को ढांप रखा था, मगर गली का मंजर वाजिया था। शामियाने मैदान में लगे थे, वहां से दुल्हा भी नजर आता था और अब्बा मियाँ भी। फिर अब्बा के कंधे से लगी रुखसत होती दुल्हन भी तब नजर आ ही गई जब पर्दे में उसी ने घर के बाहर कदम रखा। पीछे बाराती, आगे वो लोग, एक मुकम्मल हसीन मंजर। ताजवर की आंखों में मुसर्रत के आंसू पूरी रातों के चांद की मानित चमकने लगे। बिला आखिर एक अहम फरीजा खैर से अंजाम को पहुंचा। सुकून, करार और बेइंतहा खुशी, जबकि हाकिम शुशद्दर था, सुन और रेजा रेजा। आज दूसरी बार ताजवर ने उसकी तमाम सोचें उलट दी थी। हजमियत, शिकस्त और आहानत के मनफी एहसासात ने उसके चेहरे के जाविये बिगाड़ कर रख दिए थे। सर्द नीली झीलें, सफेद बर्फ से ढके फलक बूस पहाड़, सबस कचोर घाटियां, जाग उगलता सागर, मौसीकी उजागर करते ऊपर से गिरते मबहूत कुन मीठे झरने और कायनात के वसी तरीन कैनवस का कोई भी हसीन तरीन मंजर उसके दिली जज्बे की खूबसूरती की अक्कासी कर ही नहीं सकता था, जो इस वक्त वो सिर्फ एक एहसास से सरशार होकर महसूस कर रही थी। शुमाइला बहादुर खान, जिसकी मुतरन्नम हंसी रसीले आम की खुशबूदार शाख में छुपी कोयल के गीत से बेहद मुशाबा थी। सोने के पानी में अशनार करती सूरज की किरणें उसके सर के बालों को सुनहरी सुनहरी दिखा रही थी। दूसरी सीमी थी और आम का वसी बाग। शुमाइला उसे बेहद इसरार करके मौसम की रानाइयों से लुत्फ अंदोज होने से अपने बाग में लाई। मैगजीन से फरमाइश आई है कि उन्हें एक मोहब्बत भरा नावल लिख कर दूं। शर्त यह है कि इस बार सिर्फ मोहब्बत पर हो। मोहब्बत की मिठास में दूसरे मौज़ूआत की करवाहट काबिले कबूल नहीं होगी। हीरो हीरोइन की जुदाई, मरना, बिछड़ना वगैरह। दरख्त पर बैठकर पाँव नीचे को लटकाए शुमाइला ने सिमी के गोश गुजार ये बात की तो वो जो आम तोड़कर उसे उंगलियों से दबाते हुए नरम करने की कोशिश कर रही थी, मुस्कुरा दी। तुमने कहा नहीं, कहानियों में मोहब्बत अधूरी ही अच्छी लगती है। ये उसका पसंदीदा जुमला था। शुमाइला से बेहतर कौन जानता, उसे उसी जवाब की तवक्का थी। लेकिन उन्हें इस अधूरी मोहब्बत से सख्त नफरत है। इसलिए इस दफा सिर्फ रोमांटिक नॉवल लिखना है और मैं जानती हूँ उसे पढ़कर खिजर नए सिरे से मेरा मुद्दा हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है दीवाना? हाँ हाँ हाँ, कह सकती हो। वैसे वो मुझे अच्छा लगने लगा है। कहका लगाकर शुमाइला ने पुर इसरार अंदाज में होंठ सुकोड़े और इंकशाफ कर दिया। सिमी ना उछली ना गिरी, सही सलामत बैठी रही। सिमी, वो मुझे अच्छा लगने लगा है, शुमाइला ने आंखें फाड़ कर फिर से कहा। शायद सिमी बहरी थी, वरना इतने सुकून से ना बैठती। वो एक जोरदार चीख सुनने की ख्वाहिशमंद थी। तो उसके इत्मीनान में कमी नहीं आई। उफ, बेचारी शुमाइला की ख्वाहिश, बेचारी सदमे से चूर हो गई। तो मतलब शायद हम दोनों एक दूसरे को, उसने बात में मजीद वजन पैदा करने के लिए दूसरे तरीके से कहने की कोशिश की। सिमी ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे सारे मतलब, मुझे तशरीह सियाको सबाक सुनाने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और शायद मेरा मुशाहिदा तेज ही इतना है कि हो सकता है मुझे इस चीज का कबल अज वक्त अंदाजा हो। सुकून से कहकर उसने आम को मुंह से लगा लिया। मिठास से मुंह में भरती चली गई। शुमाइला ने तशवीश में गाल छुए। तबीयत ठीक है तुम्हारी?
क्या तुम मुझे डांटने वाली नहीं हो? वो तो हजम ही नहीं कर पा रही थी। सिमी को उसके होंकपन पर जोर से हंसी आ गई। नहीं भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसके सारे फैसले भी तुम्हारे हैं। खिजर साहिब तुम्हारे मद्दा हैं तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारे लफ्जों से मोहब्बत करना शुरू की, लेकिन तुम भी बदले में उससे मुतासिर हो गई। तो ये अनोखी बात है कि तुम्हारे खिजर साहिब में कोई बात तो जरूर हो गई। हाँ हाँ हाँ, तुम भी नसीमी। उसके शरीर लहजे पर वो खिलखिला दी। उसे सबसे प्यारा नाम आजकल खिजर साहिब लगने लगा था। कैसे बात बात पर हंसती जाती थी। हाँ यार, उसने वाकई मेरे दिल पर दस्तक दे दी है। मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो मुझे पहले से पसंद करता है। सिमी के गले में बाहें डालकर वो लाड से बोली। सिमी को हंसते हुए उसकी अदा पर प्यार आया। हाँ, इंसान की जात किसी दूसरी हस्ती के गिर्द घूमने लगे तो वो अपने मदार से हटने लगता है और उसे खबर भी नहीं होती। ये सितम ना हो कि खिजर साहिब हर दिल अजीज राइटर सबसे छीन कर ले जाए। सीमी की बात पर दोनों के ऊंचे कहकों ने पैरों पर दम साधे परिंदे उड़ा दिए थे। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। बाय द वे सिमी, क्या तुम्हें वो मेरे नसीब का सितारा लगता है? शुमाइला ने अचानक पूछा। मोहब्बत की पतंग पर बैठकर झूलते हुए उसकी नजरें दूर अपने महबूब पर थी और आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ शुमाइला, कि अगर वो तुम्हारा दिल पसंद शख्स है तो फिर कुदरत उसे तुम्हारा नसीब बना दे। सिमी ने सदके दिल से दुआ दी। उसे हल्की सी खुशी का एहसास भी हो रहा था। हाँ, लेकिन ओके, तो तुम मेरी मर्जी से करोगी ना? और मेरे लिए अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और फिर माइल बा शरारत हुई। शुमाइला ने हंसती रोकते हुए जवाब दिया। बिल्कुल जनाब, आपके बगैर ये काम नामुमकिन है, इसलिए मैंने तुमसे मिलवाने के लिए खिजर को यहाँ बुलवाया है। क्या? शुमाइला ने जितने धीमे अंदाज में कहा, सीमी की उतनी बुलंद चीख सुनाई दी। एक मिनट पहले की सारी शोखी हवा हुई। अगले पल वो निचली शाख से छलांग कर जमीन पर उतर चुकी थी। तुम इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई थी? झूठी। शुमाइला के नीचे उतरने पर वो उस पर फिर चलाई। साथ चल जल्दी जल्दी पैरों में जूते फंसा रही थी, जैसे लम्हा जाया किए बगैर दौड़ लगा देगी। ओह, हो क्या गया है? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? मेरी बात सुनो सिमी। उसकी मुकम्मल बात सुने बगैर मुड़ी और उससे पहले कि शुमाइला उसे रोकर कुछ कहती, धप से दीवार कूदने की मुबहम आवाज समातों में पड़ी। शोर हुआ। खुश्क पत्ते कदमों तले आकर चिड़चिड़ाए। शुमाइला मुड़ी और गैर इरादी तौर पर शुमाइला के पीछे से सिमी का सर भी घुमा। खिजर आ गया था। हथेलियां जमीन पर से उठाते हुए वो जरा सा झुका और फिर झटके से सीधा हुआ। गिरने से उसके बाल माथे पर फैल गए थे। खिजर ने हाथ झाड़ते हुए उन्हें पेशानी से समेटे और खिजर के सामने शुमाइला के पीछे नजर भर देखती सीमी पत्थर हो गई थी। शुमाइला को देखते खिजर के लबों पर मुस्कुराहट लपकी। पजीराई अमीज दिल फरेब और निगाह भटक कर जब अकब में गई तो वो वही निगाह पहले तहय्युर से सिलवट जदा हुई, फिर आशनाई की रमक से चुंधिया गई। ये ये सिमी है, आपकी दोस्त? तो वो भूला नहीं था। वो अब तक याद रह गई थी उसे। सिमी का वजूद आबे जदा नमक के मुजस्मे में ढल चुका था। सैलन जदा, मोमी और बिखर का रेजा रेजा होने वाला मुजस्मा। उसकी आंखों के कांच के जीने, जिनके पीछे खिजर का अक्स ठहरा था, छन्नाके से एक एक करके टूटते चले गए। जुगनू नगर में बाग के बीच प्रेम रीत की कैतकी उसके सामने थी। हाय अफसोस कि उस कैतकी का उन्नेल वो नहीं था।